Hello students, welcome back. Welcome to CBSE's Science Chapter 2 Acids, Bases and Salts. हमने ये पूरा लेसन समझा और हमने ये देखा कि एसिड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, बेसिस के क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं और सॉल्ट्स कैसे बनाए जाते हैं. आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में है, सेकेंड चैप्टर के. We'll start with पेज नंबर 22. पेज नंबर 22 पे ब्लू बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं. आज हम उनको डिस्कस करते हैं और फिर हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज पे जाएंगे. पहला क्वेश्चन पेज नंबर 22 का है, Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? इसका मतलब ये है कि खट्टी चीज़ें हमको कॉपर वेसल्स में या ब्रास वेसल्स में क्यों नहीं रखनी चाहिए. कुछ भी खट्टी चीज़ें हों तो वो कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखनी चाहिए. अब ये होता है कि ये जो खट्टी चीज़ें हैं उनमें एसिड्स रहते हैं. सपोज आप कहेंगे लेमन जूस है या आप कहेंगे कर्ड है, तो इनमें नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो नेचुरल एसिड्स हैं ये कॉपर से रिएक्ट कर सकते हैं, ब्रास से रिएक्ट कर सकते हैं. और ये जो कन्वर्जन जो बनाते हैं सॉल्ट, दैट इज़ नॉट गुड, दैट कैन बी पॉइजनस. सो इसीलिए ऐसा एडवाइस किया जाता है कि कोई भी खट्टी चीज़ें, सार चीज़ें, कर्ड, विच इट शुड नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल्स और ब्रास वेसल्स बिकॉज दे कैन रिएक्ट विथ ईच अदर. दूसरा क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल. इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट कहता है कि कौन सी गैस निकलती है जब कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है. तो हमने पढ़ा था जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जांपल अगर आप ले ले जिंक, तो जिंक अगर मैं एसिड से रिएक्ट करवाती हूँ तो जिंक क्लोराइड बनेगा, जो भी सॉल्ट बनेगा उस मेटल का, एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस. सो जब मेटल, कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो इट विल जनरली फॉर्म हाइड्रोजन गैस. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए. तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है कि अगर Zn या जिंक लेती हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो उसमें जो एफोवेसेंस निकलेगा, जो गैस निकलेगी, उसको हम हाइड्रोजन कहते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेस्ट विच गैस इज कमिंग, मतलब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी गैस है. सो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि जैसे हमने मेटल एंड एसिड को रिएक्ट करवाया, एक गैस निकली जो एफोवेसेंस थी वो हाइड्रोजन गैस की थी. हमने एग्जांपल से बताया जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो हमको टेस्ट करने के लिए हम एक बर्निंग मैचस्टिक ला सकते हैं या बर्निंग स्प्लिंटर मतलब एक वुड का पीस ला के हम टेस्ट कर सकते हैं. अगर मैं बर्निंग मैचस्टिक ला रही हूँ तो ये जो गैस निकलती है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ऐसा पॉप आवाज़ आएगा. सो जब पॉप साउंड से आवाज़ आएगा तो ये आपको समझना है कि ये गैस जो निकली है वो हाइड्रोजन गैस है. सो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक बहुत बार 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, हाउ विल यू टेस्ट द हाइड्रोजन गैस. सो वी कैन टेस्ट द हाइड्रोजन गैस बाय ब्रिंगिंग बर्निंग स्प्लिंटर और मैचस्टिक. हम जब मैचस्टिक पास में लाते हैं गैस के तो गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड. ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. metal compound means कोई भी मेटल का जो कंपाउंड बना हो उसको हम कहते हैं मेटल कंपाउंड. अब ये भी मेटल कंपाउंड है. तो जो भी मेटल का कंपाउंड होगा उसको अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं तो एफोवेसेंस निकलेगा. ये आपको एक हिंट दी गई है. द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल. ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि जो गैस निकलती है वो आग बुझाने का काम कर सकती है. तीसरा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड. और उन्होंने हमको प्रोडक्ट्स में कैल्शियम क्लोराइड के बारे में बोल दिया है. सो मतलब दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं और ये बनाती हैं कैल्शियम क्लोराइड. और हमें मालूम है कि जो गैस निकल रही है अगर वो आग बुझाने का काम करती है, इसका मतलब वो फायर एक्सटिंग्विशर भी हो सकता है. और फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं. तो ये प्रोडक्ट्स की तो हमें
समझ आ गई है कि कौन सा प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि आइडेंटिफाई मेटल कंपाउंड ए एंड इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड फाइंड द अदर वन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये हम बोल सकते हैं अगर कैल्शियम क्लोराइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो, और एक एसिड है, उन्होंने बोला है एक एसिड है, तो मान लेते हैं HCl है क्योंकि यहाँ पर Cl का उपयोग हुआ है, तो ऐसा एसिड यूज होना है जिसमें Cl है। सो हमने सोचा कि यहाँ HCl होगा तो यहाँ पर Cl से कंपाउंड बन सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकला है इसका मतलब कोई तो कार्बोनेट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकला है तो कार्बोनेट किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट में कैल्शियम दिख रहा है तो ये हो सकता है CaCO3। ठीक है, ये हुआ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है जो मेटल कंपाउंड A है, उसको हमने रिएक्ट करवाया एक एसिड से जो HCl है, एक वन ऑफ द प्रोडक्ट इज CaCl2 जो हमें ऑलरेडी दिया गया है, और उन्होंने बोला ऐसा एक गैस निकलता है जो एफोवेसेंस से निकलता है और इट कैन एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, और प्लस अब यहाँ पर जो H यूज किया है इट फॉर्म्स वाटर। सो ये कंप्लीट रिएक्शन हुआ when we take a metal compound A, react it with an acid, it forms calcium chloride, it forms carbon dioxide and it forms water. So ऐसा हम इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आपको ये चेक करना है अब कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो यहाँ देखते हैं Ca, यहाँ पर भी Ca1 ही है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 + 1 3 है। अब यहाँ पर H1 है तो यहाँ H2 है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 2 लगाने से हमारा H भी 2 हो जाता है। Cl के 2 है तो यहाँ पर भी Cl2 है, तो यहाँ पर 2 HCl करने से हमारा पूरा रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन हो जाता है। सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट विच मेटल कंपाउंड वी आर टॉकिंग अबाउट। इस तरह से अगर हमें कोई क्लू दिया गया है कि मेटल कंपाउंड से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एक एसिड से कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो अगर हम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो HCl होगा, अगर सल्फेट की बात कर रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, अगर नाइट्रेट की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं इट कैन बी नाइट्रिक एसिड। सो हमें बहुत ध्यान से समझ के ये आंसर करना, एक क्वेश्चन को आंसर करना है। अब अगला जो बॉक्स है ब्लू बॉक्स, वो है पेज नंबर 25 पे। पेज नंबर 25 लेसन नंबर 2, उसमें जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। इसका मतलब ये हुआ, ये पूछ रहे हैं कि एसिड जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया एक्सेट्रा, कोई भी एसिड, ये एसिडिक क्वालिटी दिखाते हैं या एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, मतलब उसमें जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन कंपाउंड जैसे अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि HCl, HNO3, H2SO4 जो मैं एसिड्स की बात कर रही हूँ, when they are dissolved in water, जब हम पानी में उनको डालते हैं तो H आयंस सेपरेट हो जाते हैं, क्लोराइड आयंस सेपरेट हो जाते हैं, H आयंस सेपरेट हो जाते हैं, सल्फेट आयंस सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो आयंस बन जाते हैं, दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज H आयंस, ये जो बन जाते हैं पानी के अंदर, वो कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। और जब हम कंपेयर करते हैं ग्लूकोज से, जब हम कंपेयर करते हैं अल्कोहल से, तो इनमें H आयंस अलग आयंस नहीं बनते हैं, और दैट इज वाई वो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक प्रॉपर्टी तब दिखाता है जब H आयंस उनके एक्वस सॉल्यूशन में काफ़ी मात्रा में रहते हैं और वो H आयंस की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी दिखती है। लेकिन अल्कोहल एंड ग्लूकोज में ये H आयंस सेपरेट नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? मतलब एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में बनाया गया है या पानी में बनाया गया है, ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों
कैरी करता है और वाई डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज H ions and OH ions are separated, H ions and Cl ions are separated. मीन्स जब हम HCl को या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाते हैं तो H आयंस जो होता है वो हाइड्रोनियम आयंस के रूप में अलग हो जाते हैं, और ये जो हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है, ये जो सेपरेट हो जाते हैं दे एक्ट एज अ चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल्स के रूप में एक्ट करते हैं एंड देन दे कैरी द इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए ये गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। Question 3, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? अगर कोई रिएक्शन में HCl सॉल्यूशन में न बन के गैस के रूप में बन रही है तो मुझे टेस्ट करना है। अगर मुझे टेस्ट करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, और अगर मैं ड्राई लिटमस पेपर लाती हूँ उस गैस के सामने, तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर में पानी नहीं है, और ये जो HCl गैस है इट कैन सेपरेट और इट कैन डिसोसिएट इनटू H आयंस एंड क्लोराइड आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर पानी की मात्रा है तभी ये जो H आयंस और क्लोराइड आयंस हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। तो अगर मैं वेट लिटमस पेपर लाऊंगी, मैं गीला लिटमस पेपर लाऊंगी, तो हमको कलर चेंज दिखेगा ब्लू टू रेड। लेकिन मैं वही ब्लू लिटमस पेपर सूखा लाऊंगी और HCl गैस भी गैस के फॉर्म में है, तो वहाँ पर मुझे कोई चेंज नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो वाटर, वहाँ पानी नहीं है जो ये H आयंस और Cl आयंस को सेपरेट कर सके। इसीलिए ड्राई लिटमस पेपर विल नॉट शो द चेंज इन द कलर। क्वेश्चन 4 है, while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? ऐसा बोला जाता है कि जब हमें डाइल्यूट करना है कोई एसिड को, तो हम पानी को एसिड में नहीं डालते हैं, एसिड को पानी में डालते हैं। पानी को एसिड में नहीं डाला जाता है, क्योंकि एसिड में ऑलरेडी जो आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर मैं पानी डाल रही हूँ जो रूम टेम्परेचर में है, ऑब्वियसली उनके सामने वो ठंडा है। सो जब ठंडा पानी में डालती हूँ HCl में या जो एसिड में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी अगर मैं ऑलरेडी वेरी एक्टिव HCl में डाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं। एक्सप्लोजन के चांसेस इसलिए होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म में अगर आप ठंडा डालेंगे तो वो स्प्लैश होगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको डाइल्यूट करना है तो आपको धीरे धीरे एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालना चाहिए। तो पानी में आप जब डालेंगे तो पानी को पहले लीजिए एक बीकर में। अगर मैं कहूँ कि आपको एक बीकर में पानी लेना है, ये हो गया पानी। अगर मुझे पानी लेना है तो मुझे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये जो एक मैंने ड्रॉपर से काम कर रही हूँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप मैं ये HCl डालना चाहती हूँ। अगर मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालूँ तो क्या होगा, जो HCl का एक ड्रॉप है उसमें वो एनर्जी कम है, वो जाके मिक्स हो जाती है ठंडे पानी में, और धीरे धीरे ये जो पानी था ये एसिडिक बनने लग जाता है, क्योंकि मैं धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl उसमें डाल रही हूँ। तो ऐसा करने से ना एक्सप्लोजन का डर रहता है ना ब्लास्ट होने का डर रहता है। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल कि आपको एसिड को पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में डालना चाहिए। Question 5, how is the concentration of hydronium ion affected when a solution of acid is diluted? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर इस एसिड को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, तो हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ आयन, ये जो H3O+ आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये समझिए जो HCl मैंने लिया था बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप्स हैं, वो HCl ड्रॉप्स में H आयंस का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन जब मैंने पानी में मिक्स कर दिया तो H आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा कि कम रहा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कम हुआ। तो क्वेश्चन का आंसर ही ये है कि जब हम कोई भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं। जब हम पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली एसिड का जो H आयंस है वो कम हो जाएगा। सो
हाइड्रोनियम आयन जो बनेगा वो कम हो जाएगा अगर मैं डाइल्यूट करने जाऊं कोई एसिड को। तो क्वेश्चन 6 है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब हम एक्सेस बेस, बहुत ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेस डाल रहे हैं तो OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा। अब इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्साइड आयंस, मेरे पास NaOH है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप जब और भी बेस डाल रहे हैं, बेस में क्या होता है, OH आयंस ही होता है। तो लॉजिकली आंसर ये होना चाहिए कि जब मैं ऑलरेडी NaOH में और बेस डालती जा रही हूँ तो मैं कौन सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ, OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ या नहीं बढ़ा रही हूँ। तो आंसर है यस, OH आयंस इंक्रीजेज as the base contains OH ions and we are increasing the amount of base in NaOH। पेज नंबर 28 के क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज 28, you have two solutions A and B, the pH of solution A is 6। आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, A सॉल्यूशन का pH है 6 and B सॉल्यूशन का pH है 8। मतलब A सॉल्यूशन का pH है, दो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, A सॉल्यूशन एंड B सॉल्यूशन। इसका pH 6 है, इसका pH 8 है। ठीक है, क्वेश्चन इज दिस, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पहला पार्ट क्वेश्चन का, कौन से सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ 0 से लेके हम 14 तक pH रेंज लेते हैं, जिस बीच में 7 रहता है। तो ये जो है ये है एसिडिक रेंज और ये जो है ये है बेसिक रेंज। तो एसिडिक रेंज मतलब अगर आप 0 की तरफ जाएंगे तो H आयंस इंक्रीज हो जाएंगे और जब 14 की तरफ जाएंगे तो H आयंस डिक्रीज होंगे। ठीक है, अब यहाँ इस तरफ आप जाएंगे तो OH आयंस इंक्रीज होंगे और इस तरफ जाएंगे तो OH आयंस डिक्रीज होंगे। अगर आपको याद है कि हमने जब pH स्केल के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था। तो अगर आप इसको देख के आप बता सकते हैं अगर pH 6 है तो इसका क्या नेचर हो सकता है। तो pH 6 मतलब ये 0 to 7 के बीच में है, तो इसका नेचर होगा एसिडिक नेचर। So which solution has more hydrogen ion concentration? तो compared to 8, 6 के पास ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर है 6 के पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूशन A के पास। दूसरा है विच वन ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। अब आपको ये pH स्केल सामने रखना है, याद से आपको समझना है कि आपको क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि A एसिडिक है या बेसिक है, B एसिडिक है या बेसिक है, या इनमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो अगर आप pH देखते हैं तो ये pH 0 to 7 के बीच में आता है, सो हम ये कह सकते हैं ये है एसिडिक। और ये जो pH 8 है यहाँ 7 to 14 के बीच में आता है, तो हम इसको कह सकते हैं ये है बेसिक। सो अगर आप pH स्केल को अच्छे समझ गए होंगे तो ये ऐसे टाइप के आंसर्स आपको इजीली आ जाएंगे। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि जो H आयंस है, H+ आयंस की हम बात कर रहे हैं, ये H+ आयंस की बात कर रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन कैसे चेंज होता है जब नेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंज होता है। ये भी आंसर आपको इसी pH स्केल से मिलने वाला है। क्वेश्चन को फिर से समझिए कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा एसिडिक है या कौन सा बेस है अगर आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में मालूम चले, या ये कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस अगर उसका आपको रेंज मालूम है तो आप क्या पता लगा सकते हैं एसिड कौन सा है बेस कौन सा है आराम से। अगर 0 to 7 है तो हम कह सकते हैं नियर जीरो से 0 के आसपास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है,
जैसे हम 0 से 7 तक जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होने लगता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 7 to 14 के बीच में और कम होने लगता है और OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। सो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपको ये कहेंगे पीएच बहुत लो है और वो हो जाएगा एसिडिक। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत लो है, मतलब बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे वो बेसिक सॉल्यूशन है और उसका पीएच ज़्यादा है। सो ऐसे याद रखिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच लो है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो पीएच ज़्यादा है, उल्टा होता है। तो ऐसा अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? इसका मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन दिया है, अगर मैं बता रही हूँ कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, तो क्या उसमें H+ आयंस होते हैं? ज़रूर होते हैं, बस कंपैरेटिवली H+ आयंस बहुत कम होते हैं, OH आयंस ज़्यादा होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने जो एरो बना के आपको दिखाया है, H+ आयंस जो है यहाँ पर कम हो रहे, डिक्रीज हो रहे, और OH आयंस हैं वो इंक्रीज हो रहे। लेकिन ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि H आयंस पूरा गायब हो जाते हैं। सो बेसिक सॉल्यूशन में भी H आयंस रहते हैं, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो रहती है और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या OH आयंस रहते हैं, तो आप बोलेंगे यस रहते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो H+ आयंस बहुत ज़्यादा है, OH आयंस बहुत कम है। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 4, अंडर व्हाट soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quick lime or slaked lime or chalk? मतलब ऐसे कौन से कंडीशंस होंगे जब कोई भी किसान अगर अपने सॉइल में कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहा है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है या कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहा है, ऐसे वो कब करेगा और क्यों करेगा? मतलब एक किसान आपके फील्ड में अगर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सॉइल, अगर वो सॉइल बहुत एसिडिक सॉइल है, मतलब H+ आयंस ज़्यादा हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो क्रॉप डालते हैं या हमको कुछ वीट, बाजरा, मेज़, जो भी कुछ उगाना है, अगर वो बहुत एसिडिक सॉइल में होगा तो वो उगेगा नहीं या अच्छी फसल नहीं आएगी। तो अच्छी फसल आने के लिए हमें करीब करीब न्यूट्रल या बेसिक सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर टेस्टिंग में सॉइल के सैंपल लेके अगर टेस्टिंग में ये आया कि सॉइल इज़ वेरी एसिडिक, तो हमको उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। और हम न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं? या तो हम कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हैं जिससे वो पानी के अंदर मिक्स होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट डालने से भी अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिससे वो क्या हो, वो बेस बन जाता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। सो ऑलरेडी जो एसिड्स प्रेजेंट हैं सॉइल में, जो सॉइल को एसिडिक बना रहे हैं, उसको हमको न्यूट्रलाइज करना है। इसीलिए वो फार्मर या किसान ये वाले प्रोडक्ट्स डाल सकता है। कह लो आप कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, जस्ट टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द सॉइल। सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसान ये काम कर सकते हैं। अब आइए पेज नंबर 33 पे जो ब्लू बॉक्स है, ब्लू क्वेश्चंस हैं, उसके हम क्वेश्चंस देखते हैं, आंसर्स। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये केमिकल नेम हुआ और इसी का कॉमन नेम हुआ ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको ये क्वेश्चन आराम से 1 मार्क का कैसे भी पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज CaOCl2, आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सभी का आंसर एक ही है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज अ केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए जनरली आता है। क्वेश्चन 2 है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके साथ क्लोरीन को रिएक्ट करवाएं
तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अगर आपको याद है तो हमने बात की थी CaOH ट्वाइस, ये है स्लिकेड लाइम। अगर हम ड्राई स्लिकेड लाइम लें, उसके ऊपर क्लोरीन को पास करें तो हमारा बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O। तो ये हमारा बनता है, तभी बनता है जब हम ड्राई क्लोरीन को ड्राई स्लिकेड लाइम पे पास करवाते हैं। सो जब क्लोरीन गैस ड्राई स्लिकेड लाइम पे पास होती है तो हम कोई जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का फुल फॉर्म है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है? सो वो उसका आंसर है Na2CO3। ये होता है, इसको हम कॉमनली कहते हैं वॉशिंग सोडा। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O। ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम का सॉल्ट हुआ, इसलिए हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा इज यूज्ड टू कन्वर्ट और सॉफ्टन द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है जिसमें बहुत सारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, जिनके कारण हार्ड वाटर बनता है, उनको सॉफ्ट करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। NaHCO3। अगर इसको हम हीट किया तो क्या बनेगा? ये क्वेश्चन है। बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखिए कि जब हम किसी सॉल्ट को हीट कर रहे हैं तो दूसरा सॉल्ट बनने के लिए यहाँ Na2CO3 बन रहा है। अब H है तो H के साथ H2O बन रहा है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये हो गया बेकिंग सोडा, ये हो गया वॉशिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा को अगर हीट करेंगे तो वॉशिंग सोडा Na2CO3 बन सकता है। क्वेश्चन 5 है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने बताया था आपको क्या, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से, CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 हाफ H2O, जिसको हम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। सो इन्होंने पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिक्स किया तो क्या होगा। सो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस H2O, इसको हम कहेंगे 1.5 H2O फॉर्म्स CaSO4 ट्वाइस H2O। सो ये बन जाता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एक्सपोज टू वाटर। पानी के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैसा रिएक्शन होता है? तो ये ऐसा रिएक्शन होता है, CaSO4 हाफ H2O जो POP है, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ H2O फॉर्मूला कैसे आया? ये जो CaSO4 हाफ H2O एक्चुअली 2 यूनिट एक वाटर मॉलिक्यूल को अटैच रहते हैं। सो अगर मैं एक ही यूनिट लूँ तो वो हाफ मॉलिक्यूल को अटैच रहता है। ये हम हाफ अपने कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं, एक्चुअली हमें हाफ मॉलिक्यूल दिखता नहीं है। सो इट इज़ ओनली फॉर द कन्वीनियंस पर्पस। एंड ये रीज़न ये है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 यूनिट्स अगर लिए तो वो अटैच रहते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को। लेकिन मैं अगर एक ही यूनिट की बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे दिखाना पड़ेगा इट इज़ कनेक्टेड टू हाफ H2O। सो ये जो POP है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब पानी से रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएगा जिप्सम। ये हुए क्वेश्चंस आपके जो टेक्स्ट बुक के अंदर बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं टिल पेज नंबर 33। Now we can start with the textual part of the lesson or textual question. Textual questions are on page 34. Let's discuss those. Pebbles Live.